ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस क्लास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका हम लोग एक एक, चाहे काउंसिल एक्ट हो, ब्रिटिश इंडिया एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, तो इन तमाम एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जो है समझने का प्रयास करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके क्या महत्व है, कैसे पहली बार ब्रिटिश ने जो है अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया कि हम इंडियंस को जो है ट्रेन करेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और एक तरह से कह सकते हैं ना कि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल डेमोक्रेसी का जो पार्ट है हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो खैर ये बताया गया है। और इन 1917 सन 1917 में ब्रिटिश फर्स्ट टाइम डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द सेंस कि गवर्नमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिटीजन। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो सन 1917 में मतलब 1917 में पहली बार जो है ब्रिटिश जो है खुल के ये अपनी बातों को सामने रखा आम जनता के सामने कि हम जो है भारत में एक उत्तरदायित्व वाला सरकार को डेवलप और इवॉल्व कराने जा रहे हैं और यह हमारा उद्देश्य है। इसे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम व्हेन द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वर इंट्रोड्यूस और पास्ड। ठीक है, अब हम इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर प्रोविजंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल। देखिए किस प्रकार से इंडिया का जितने भी काउंसिल एक्ट्स में, रेगुलेटिंग एक्ट में या फिर जो है हम लोग ब्रिटिश इंडिया एक्ट में पढ़ें, किस प्रकार भारत का केंद्रीयकरण किया गया कि मतलब पूरे प्रोविंसेस का, पूरे जितने भी प्रेसिडेंसीज वगैरह थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसीज, बंगाल प्रेसिडेंसीज, मुंबई प्रेसिडेंसीज, तो जितने भी प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज वगैरह थे उसके लेजिस्लेटिव पावर्स को किस प्रकार से जो है वो सेंटर्स को जो है वह दे दिया गया सेंटर के हाथों में। इन द सेंस कि जो वाइसराय होते थे वही जो है पूरे के पूरे जितने भी प्रोविंस थे, ठीक है, उस सभी प्रोविंसेस से संबंधित लेजिस्लेटिव कार्य जो है करते थे। फिर इसका रिवर्स किया गया। रिवर्स इन द सेंस फिर से जो है डिवॉल्व और डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया गया। इसके बारे में हम लोग काउंसिल एक्ट में पढ़ चुके हैं। तो इस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर था उसे और बढ़ाया गया। कह सकते हैं कि जो वाइसराय की जो कंट्रोल थी ना वो अपने प्रोविंसेस में और थोड़ा रिलैक्स किया गया, उसे और रिलैक्सेशन दिया गया, और सेपरेटिंग द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि आज भी देखो भारत में इंडियन पार्लियामेंट्री में या इंडियन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो फेडरलिज्म है, संघवाद की जो अवधारणा है, उसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण, कह सकते हैं ना कि एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सबके पावर्स को जो है डिवाइड किया गया। जैसे कौन सा सब्जेक्ट पे कौन सा जो है राज्य उस पे नियम बना सकती है या केंद्र बना सकते हैं, या राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकती है। तो हम लोगों ने तीन टाइप ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट देखे। पहला तो यूनियन लिस्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार अपनी नियम कानून बनाती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसपे कि स्टेट सरकार जो है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, इन सब चीजों पर स्टेट नियम कानून बनाती है। सेंटर जो नियम कानून किस पे बनाती है, जैसे फॉरेन रिलेशंस हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, बॉर्डर हो गए, सिक्योरिटी हो गए, रेलवेज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, तो ये सब पे जो है केंद्र सरकार मतलब नियम कानून बनाती है। तो ये यूनियन लिस्ट में आ गया। और एक रखा गया है कनकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची, जिसमें कि सेंटर और केंद्र दोनों जो है मिलकर नियम बना सकती है। बट अगर दोनों नियम बनाती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सेंटर के नियम को जो है अधिक महत्व दिया जाएगा।
तो उसी प्रकार जो है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट को दोनों को जो है डिवाइड कर दिया गया कि अब जो है जो सेंटर है उस पे जो है वाइसराय रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, मतलब सेंट्रल के लेजिस्लेटिव बॉडी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, और जो प्रोविंशियल के सब्जेक्ट हैं उस पे जो है नियम कानून जो है वह वहां की प्रेसिडेंसीज और प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो बनाएगी। आगे है डिवाइड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और फर्दर इन प्रोविंस में जैसे इलेक्शंस वगैरह तो कंडक्ट कराए जा रहे थे, तो इन प्रोविंस में भी जितने जितने प्रोविंसेस थे लोकल लेवल पे उसमें भी शक्तियों का विभाजन किया गया। वह एक है ट्रांसफर्ड पावर एंड दूसरा है रिजर्व लिस्ट या रिजर्व पावर। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड पावर कहने का मतलब है कि वह शक्ति, वह फंक्शंस, वह कार्य, वह वर्क जिसे कि ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर इन द सेंस कि उसे कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्टर देखते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी में जो चुन कर आते थे मेंबर्स वगैरह चुन कर आते थे, उन्हें एक पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत जो है किसी को लॉ मिनिस्टर बना दिया जाता था, किसी को जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता था। तो जो है प्रोविंस के गवर्नर अपने मिनिस्टर के अकॉर्डिंग या एड और एक्ट, मतलब एड जो है एड इन द सेंस कि वो एडवाइस देते थे मिनिस्टर कि ये कार्य होने चाहिए, और जो है गवर्नर उस पर कार्य करते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसफर्ड पावर। ठीक है, और एक है रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट मतलब कि वैसे कार्य जो है सुरक्षित रखा गया गवर्नर के लिए, ताकि किसी भी ऐसे परिस्थिति में जो है जैसे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये गवर्नर अपने पास सुरक्षित रखते थे, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को तो एकदम खत्म नहीं करना है, पूरे के पूरे पावर्स तो इंडियंस के हाथ में देने नहीं, अगर इंडियंस के हाथ में दे दिए तो ब्रिटिश को यहां से मार के भगा देगा। तो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए जो है रिजर्व्ड सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है वो गवर्नर अपने पास रखते थे, वो कोई मंत्रालय वगैरह को नहीं देते थे। तो इसी प्रकार प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो चीजों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है ट्रांसफर्ड और दूसरा है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। नाउ तीसरा इसके हम फीचर्स को पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म्स और डायरेक्ट इलेक्शन। कहने का मतलब है ना कि जो आज की फॉर्म ऑफ देखोगे तो हमारा आज का जो कह सकते हैं ना कि द्विसदनात्मक, मतलब दो सदन का होना, जैसे आप देखोगे एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक है, तो वही द्विसदनात्मक की जो प्रणाली है, बाइकैमरलिज्म्स की जो कह सकते हैं कि अवधारणा या कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो द्विसदनात्मक अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, इस प्रकार जो है यहां इसकी जो है शुरुआत की गई। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो गया था 1919 से। और डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब पहले जितने भी मेंबर्स वगैरह चुने जाते थे दे आर इनडायरेक्टली आइदर अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स और द वाइसराय। नाउ देयर वेर सम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो ये चीज जो है करी गई, और वो किसे मतलब कह सकते हैं कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वोट देने का किसे अधिकार था या चुनाव में खड़ा होने का किसे अधिकार था। मतलब वो ऐसे जो धनी वर्ग या फिर मतलब जो एजुकेटेड हों, जो या फिर कह सकते हैं जो कि अंग्रेजों के विरोध में ना खड़ा हो, अंग्रेजों के पक्ष में हमेशा, जैसे कांग्रेस के जो मॉडरेट विंग के लोग होते थे वो अधिकतर इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो अवधारणा थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में ही शुरुआत कर दी गई थी, जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत कि ऑल द मुस्लिम मेंबर्स और मुस्लिम कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम्स वोटर। तो वह जो सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा थी और कॉन्सेप्ट थी उसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उसी को जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया। तो पहले तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, लेकिन अब इस एक्ट के तहत जो है सिख को भी जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत अलग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा बना दी, क्रिश्चियंस के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी। तो मतलब सारी कम्युनिटी को आपस में फूट डालो, डिवाइड एंड रूल के शासन की एक कह सकते हैं जो पद्धति थी वह इस जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सींचा जा रहा था, ताकि वो फलीभूत हो और राष्ट्र का भविष्य में विभाजन हो, आपस में ही लड़मर कटे और हम इस पे शासन चलाते रहे। तो ये जो है एक्सटेंड किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर जो है, धर्म के आधार पर जो है भेद करना और जो है प्रतिनिधित्व
करने की जो अवधारणा थी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ और अधिक बढ़ाया गया। आगे ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइज, देखिए डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इट मींस अब अपने प्रतिनिधित्व को डायरेक्ट चुन सकते थे, लेकिन क्या उस समय सबको वोट देने का अधिकार था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय जो है लिमिटेड फ्रेंचाइज था, मतलब कुछ ही लोग, कुछ ही वर्ग के लोग जो है वोट डाल सकते थे, और वह थे बेसिस। वोट डालने का क्या कह सकते हैं कि बेसिस, फाउंडेशन क्या था, आधार क्या था? वह था प्रॉपर्टी, वह था टैक्स, और वह था एजुकेशन। जो व्यक्ति अधिक शिक्षित होगा, शिक्षित इन द सेंस कि जो इंग्लिश में पढ़ा लिखा हो, है तो इंडियंस बट दे आर टेस्ट बाय नेचर, बाय हैबिट, बाय बिहेवियर, बाय लैंग्वेज, दे आर द फॉरेनर्स और द ब्रिटिश। सो प्रॉपर्टी के आधार पर, मतलब जो जितना धनिक वर्ग होगा, जो सही समय पे टैक्स देता होगा, रेवेन्यू देता होगा, जो अंग्रेजों की चापलूसी करता होगा, उसे जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। साथ साथ जो जितना कर वगैरह देता होगा टैक्स के आधार पर, जो जितनी मतलब अंग्रेजों को मुनाफा कमा के देता होगा, उन लोगों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। आगे इस्टेब्लिश सेंट्रल सर्विस कमीशन, जो आज यूपीएससी है, और जितने भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मतलब यूपीएससी और रेलवे दो ऐसे कार्य हैं ना जो कि ब्रिटिश सरकार की देन है। तो यूपीएससी और सेंट्रल सर्विसेज कमीशन की जो कह सकते हैं ना कि अवधारणा थी, इसे इस्टेब्लिश की गई, और जो सेंट्रल सर्विस कमीशन जो था उसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसके तहत 1926 में इसके तहत जो है सिविल सर्वेंट की नियुक्ति वगैरह की जाने लगी। ठीक है, और हम लोग अगला फीचर्स पढ़ते हैं, सेपरेटेड सेंट्रल प्रोविंशियल बजट। देखिए हम लोगों ने काउंसिल एक्ट में पढ़ा कि किस प्रकार जो है इंडियन काउंसिल एक्ट में, और इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है पहले तो बजट पर क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दिया गया। फिर जब फर्दर एक्ट आता है तो उसमें क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, और साथ साथ उस पर प्रस्ताव भी पारित कर सकते थे, रिजोल्यूशन पारित करने की बात कही गई। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से जो है एक्ट आते गए, हमारे जो है ना राष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स, संविधान की जो मूल भावना थी उसमें इवोल्यूशन होने लगा, वो जो है आगे बढ़ने लगा। तो उसी प्रकार जो है अब सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो है बजट तैयार होने लगे। पहले बजट कहां तैयार होते थे? सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पर सिर्फ बजट तैयार किया जाता था। अब जो है प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी बजट बनने प्रारंभ हो गए, और इसके साथ साथ जो है जितने भी प्रोविंस थे और प्रेसिडेंसीज थे वो अपने बजट को तैयार कर सकते थे, या इस एक्ट के तहत उन्हें अधिकार दिया गया। आगे है अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी कमीशंस। अब इस एक्ट के तहत एक प्रावधान और लाया गया था कि अब यहाँ की जो कह सकते हैं ना कि जो वाइसरॉय या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, या फिर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती थी जो पार्टिकुलर इंडिया में होती थी वह जो अपॉइंट कर सकते थे स्टैट्यूटरी कमीशंस वगैरह। ठीक है, कमीशन इन द सेंस जैसे हम लोग या फिर अभी भी कमीशन वगैरह की नियुक्ति की जाती है किसी चीज की इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी करने के बाद उस पर एनालिसिस और विश्लेषण करने के बाद वो अपने रिपोर्ट देते थे। तो कोई भी चीज, अगर कोई घटना घटती थी या फिर कोई सी चीज में इवोल्यूशन होता था, कांग्रेस की कोई डिमांड होती थी, किसी मैटर बहुत ही कह सकते हैं बर्निंग इशूज रहा, तो उन तमाम इशूज पे जो है इंक्वायरी करने के लिए और फर्दर उस पर रिपोर्ट देने के लिए जो है स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की गई। और जो हम लोग आगे देखिए कभी मौका मिलेगा तो साइमन कमीशन के बारे में एक कमीशन है, ठीक है, जो कि सर साइमन जो इनके चेयरमैन थे, तो साइमन कमीशन इनका नाम पड़ा। तो यह कमीशन जो है स्टैट्यूटरी कमीशन जो था, यह जो है इसी एक्ट के आने के बाद जो है इसकी जो है प्रावधान के तहत जो है साइमन कमीशन की जो है स्थापना की जाती थी और अपॉइंट किए जाते थे कि कोई भी इशू से रिलेटेड। अब जैसे साइमन कमीशन की मतलब एक अवधारणा था कि अब इंडिया को क्या क्या शक्तियां दिया जाए, क्या क्या पावर दिया जाए, या फिर किस प्रकार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स को और इवॉल्व किया जाए। तो ये जो हम लोग आगे साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इनके सिग्निफिकेंस को जाना कि किस प्रकार से जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स और डेमोक्रेसी और रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़ाने की जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, यह ब्रिटिश सरकार के बारे कह सकते हैं ना कि पहली बार जो है मुख्य रूप से, प्रखर रूप से वो लोगों के सामने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को रखा कि धीरे धीरे भारत में भी जो है संविधान की जो अवधारणा है उसे फैलाना है। पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया।
तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अभी बहुत सारे एक्ट बाकी हैं हिस्टोरिकल, कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में लक्ष्मीकांत, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का, यह GS2 और जो है जो भी पॉलिटिकल साइंस है इंटरनेशनल रिलेशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।